दोस्तों, बहुत सारे लोग हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कोई ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की? बहुत सारे और असेट्स हैं। आप एफडी में लगा लो, आप सेविंग अकाउंट्स में भी पैसा रख दो, उस पर भी तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो ये बात सही है कि आखिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है? दूसरा, जनरली लोग पूछते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में आखिर पैसा क्यों बढ़ता है? वहां ऐसा क्या हो रहा होता है कि वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है? तो ये दोनों बेसिक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं और बहुत तरीके के इनके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इन्हीं दो बेसिक क्वेश्चंस पे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ऑप्शनल नहीं है, यह आपको करना ही चाहिए। और दूसरा, कि स्टॉक मार्केट में आखिर पैसा कमाया कैसे जाता है, उसमें पैसा बढ़ता क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि साहब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हमें सोचने चाहिए और समझने चाहिए। सबसे पहले, क्या रीजन है कि डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अपने इन्वेस्टमेंट का 40 से 50% स्टॉक्स में यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू हो या वो म्यूचुअल फंड्स में हो, लेकिन उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसमें 40 से 50% एक्सपोजर इक्विटी प्रोडक्ट्स में होता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? वहां तो लिटरेसी भी ज्यादा है। क्या अवेयरनेस की कमी है इंडिया में कि लोग समझ नहीं पाते कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है? इसके अलावा एक बात और है कि क्या हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम रिस्क फ्री मान रहे हैं, क्या वो रियली रिस्क फ्री है? इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। आप में से कितने लोग, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि इंडिया में कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते होंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स में हो, तो आप मुझे जवाब देंगे तो कोई जवाब देता है करीब होगा 15%, 20%, 10%। पर दोस्तों, असल में स्टॉक मार्केट इंडिया में अंडर पेनिट्रेटेड है। यहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद सिर्फ 1.5 से 2% जो टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज है, सिर्फ 1.5 से 2% ही लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीजन है डर। और ये डर क्यों आया? ये डर आया हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। हमारे से पहले शायद जो जनरेशन थी उसने स्टॉक मार्केट में काफी पैसा डुबोया या उनका बहुत नुकसान हुआ, और इस वजह से एक कॉमन मिथ इंडिया में बन गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है। यह ज्यादातर हुआ कुछ बड़े बड़े स्कैम की वजह से, जिसमें हर्षद मेहता स्कैम एक था जिसने मुझे लगता है मार्केट को एक बहुत बड़ा डेंट लगाया। तो दोस्तों, एक बात समझने की है कि यह स्कैम बहुत पहले हुआ था और उस वक्त सेबी जैसी, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, ऐसी कोई संस्था मार्केट में नहीं थी। सेबी का गठन 1992 में हुआ और धीरे धीरे सेबी ने जो आम इन्वेस्टर, छोटा रिटेल इन्वेस्टर है, उसके लिए बहुत सारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टॉक मार्केट में इस तरीके से की कि एक आम आदमी के साथ उसका पैसा या उसके साथ किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी स्टॉक मार्केट में आसानी से ना हो सके। तो दोस्तों, वक्त के साथ इतनी पॉलिसीज, इतने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म मार्केट में इंप्लीमेंट हो गए कि आज एक बड़ा स्कैम करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आता हूं असली बात पे
कि क्या वाकई में जो इन्वेस्टमेंट्स हम सोचते हैं कि रिस्क फ्री हैं, वो वाकई में रिस्क फ्री हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे दो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में जब पैसा हमारा रहता है तो उसमें हमें 4%, 5% का एक इंटरेस्ट मिलता रहता है। दूसरा रिस्क फ्री हम बात करते हैं एफडी की। एफडी में हमें 7%, 7.5%, 8% इसके आसपास ही रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इंडिया में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 6% रहती है एवरेज। अब ये इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये है कि जो रुपये की वैल्यू, जो रुपये की परचेजिंग पावर कुछ साल बाद, साल ऑन साल जो गिरती रहेगी, वो ये इन्फ्लेशन ही जिम्मेदार है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि आज अगर आपके पास 100 रुपए हैं और अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो आप अगले साल होंगे तो आपके पास 100 ही रुपए, लेकिन जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर होगी वो 95 रुपए ही रह जाएगी। यानी कि आपको ऐसा तो लग रहा है कि वक्त के साथ पैसा आपका उतना ही है, लेकिन ये इन्फ्लेशन दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट में दीमक की तरह इसको धीरे धीरे खाती चली जाती है। तो अब बात करें कि सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसा रखा हुआ है, तो उस सेविंग अकाउंट में आपको मिल रहा है 5% के आसपास का रिटर्न। अब ये 5% का रिटर्न आपको मिला और 5% आपकी इन्फ्लेशन हो गई, तो आपको मिला क्या? आपको नहीं मिला कुछ भी दोस्तों। और इसके ऊपर उस सेविंग अकाउंट में आप किस ब्रैकेट में आ रहे हैं अपने इनकम को लेके, उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10% के ब्रैकेट में हैं, तो आपको उस इंटरेस्ट पे जो आपने कमाया है सेविंग अकाउंट पे, उस पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर 5% आपको मिल रहा था सेविंग अकाउंट पर, तो 5% पे आपको 10% टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कि 0.5% आपका वो चला गया। यानी कि आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं तो आपका ये रिस्क फ्री नहीं है। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 0.5% या 1% के हिसाब से आपका पैसा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं एफडी की। एफडी में मैं मान लेता हूं कि आपको 8% के आसपास का रिटर्न मिलता है, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि एफडी रिस्क फ्री है और हमें 8% का एनुअल इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अब 8% में से 5% तो इन्फ्लेशन ने ले लिया, 5% तो गया। अब बचा बाकी का 3%। तो अगर आप इनकम के हिसाब से 20% के ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आपका 1.6% उसके ऊपर टैक्स चला गया। तो यानी कि 6.6% आपका गया उस एफडी के रिटर्न में से। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों? आपके पास बचा 1.4% ईयर ऑन ईयर का रिटर्न। अब आप मुझे ये बताएं कि 1.4% के रिटर्न के लिए आपका पैसा आपके आने वाले टाइम में आपके लाइफस्टाइल को क्या मेंटेन रख पाएगा? अब इसको एक बेसिक कैलकुलेशन से समझते हैं दोस्तों। छोटी छोटी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स हैं जो कि जनरली लोगों को अपने पास रखनी चाहिए। वो मैं आपको उसमें से एक ट्रिक आज बता देता हूं। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। इसको कहते हैं पावर ऑफ 72। ये कैसे काम करता है? आप इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट साल का मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपका 4% का रिटर्न आपको मिल रहा है ईयर ऑन ईयर आपके किसी सेविंग अकाउंट पे या एफडी पे, तो 4%, 4 से आप 72 को डिवाइड करें, तो वो जो
निकल के आएगा आंसर, वो आएगा कि इतने साल में आपका पैसा डबल होगा। यानी कि अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, तो आपका जो पैसा डबल होगा वो 9 साल में होगा। अब आप बहुत आसानी से तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे आने वाले टाइम में कि मेरा पैसा डबल कितने दिन में होगा। ऐसे ही अगर आपको 12% का रिटर्न मिले किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, और तभी आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है। तो मैं वापस आता हूं। तो अब आप 1.6% जो एफडी पे आपके पास नेट रिटर्न बच रहा था, उसके हिसाब से अगर आप 72 को डिवाइड करके निकालें, तो दोस्तों आपका पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा? कर लिया कैलकुलेट? आपको लगेंगे 27-28 साल। यानी कि आप कितना भी बड़ा अमाउंट आप एफडी में लगाते चले जाएं, लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं मिलेगा इतना कि आप ये सोचें कि आने वाले टाइम में मेरा लाइफस्टाइल मेरी उन सेविंग इक्विपमेंट से धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए बेसिक मिनिमम है। इसमें आपको अपना पैसा लगाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडिसेस की बात करूं, बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी 50 की, इन दोनों के बारे में कैसे काम करते हैं आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इनका पिछले 50 साल से इनका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें तो बहुत बड़े बड़े रिटर्न रहे हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक इंडेक्स फंड की बात भी करूं, जो कि इंडेक्स को बेंचमार्क लेके काम करते हैं, तो भी आपको मिनिमम 18% के आसपास का रिटर्न सेंसेक्स या निफ्टी ने दिया है दोस्तों। यानी कि करीब करीब हर 4 साल में आपका पैसा डबल होता गया है। इसलिए स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करती है, और आपके पैसे को जैसे ग्रो करना चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई को, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रो होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट के लिए ना आपके पास टाइम है, ना समझना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी नाना करते करते डिसेंट रिटर्न दे देते हैं। 15%, 16% के आसपास का ऑन एन एवरेज ज्यादातर म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देते हैं। तो अब एक एफडी और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के बीच का जो फासला है दोस्तों, वो करीब करीब 8% का है। और 8% का फासला क्या मतलब आप समझ रहे हैं रिटर्न में, कि कहां जहां आपका पैसा 9-10 साल में डबल होगा, वहीं पे आपका पैसा 3.5 से 4 साल में डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी बेसिक कैलकुलेशन आपको समझनी चाहिए, और इसी वजह से आप समझिए कि डेवलप्ड कंट्रीज में लोग 30 से 40% लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी मार्केट में हायर परसेंटेज में रखते हैं, टू बीट इन्फ्लेशन and to make sure that their lifestyle with time will keep increasing और बेहतर होता चला जाए। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। अब बात आती है कि साहब, स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या होता है कि ये इस जो एफडी है या सेविंग अकाउंट है, इससे ज्यादा रिटर्न देता है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, ये जो शेयर कहते हैं हम, ये क्या है? जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी का एक हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर हैं और 100 शेयर की
हर शेयर की जो कॉस्ट है वो 1 रुपया है और आपके पास 5 रुपया आपकी जेब में है। तो अगर आपने 5 स्टॉक यानी कि 5 शेयर उस कंपनी के 5 रुपए में खरीद लिए, तो यानी कि उस कंपनी के बिजनेस में 5% का हिस्सा आपका हो गया, यानी कि उस कंपनी के किसी भी मुनाफे में आपका 5% का हिस्सा है। तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि शेयर का मतलब है किसी भी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना। अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों बढ़ता है। अब होता क्या है कि जब कोई बिजनेस काम करना शुरू करता है तो जो प्रमोटर्स हैं वो जनरली पॉलिसीज ऐसे बनाते हैं या ऐसे काम करते हैं कि नंबर 1, जो इन्फ्लेशन है उतना, प्लस जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब है कि पूरे देश की ग्रोथ कितनी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उससे ज्यादा ही अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखने की कोशिश करता है प्रमोटर, जिससे कि उसकी कंपनी लगातार आगे बढ़ती चले। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर ऑन एन एवरेज हम मान लें कि इन्फ्लेशन 6% है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ऑन एन एवरेज 8% है, तो 8 + 6 यानी कि 14%। यानी कि कोई भी एक अच्छी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी की ग्रोथ 14% से नीचे नहीं रहने की कोशिश करेगा, नहीं तो उस कंपनी को बहुत अच्छी कंपनी नहीं माना जाएगा। यह मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं। इसको आउट परफॉर्म तो करते ही करते हैं। कैसे करते हैं कुछ एग्जांपल्स में आपको साथ शेयर करूंगा। पर अब आप सोचिए कि अब आपने किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद ली और वो अगर मिनिमम 14% के हिसाब से भी ग्रो करे, मिनिमम से मिनिमम, तो आपका जो पैसा है, आपके शेयर की जो वैल्यू है, अगर वो 14% के हिसाब से भी बढ़ती है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से आपका पैसा ग्रो करेगा। इसको आप 72 से डिवाइड करके अब आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज समझाया कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे आप अगर डिसिप्लिन तरीके से एक छोटा पैसा भी बड़े टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत बड़े रिटर्न मिल सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट्स या एफडी या और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आप बहुत बड़ा पैसा भी लगाएंगे तो वो एक लिमिट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के साथ लंबी टाइम के लिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। उसी से आपकी जो हार्ड अर्न सेविंग्स हैं वो इन्फ्लेशन के दीमक से बच पाएंगी और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएंगी। अब दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट में छोटा सा पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। रीसेंट बात बताता हूं आपको। एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस बहुत छोटे छोटे टिकट्स में लोन देती है। ये कंज्यूमर फाइनेंस में ज्यादातर डील करते हैं, जिसमें 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए ये लोन देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन पे आपको चाहिए तो ये आपको लोन दे देंगे कि आप आज ले जाइए, ईएमआई में पैसा दे दीजिए। ये कंपनी बजाज फाइनेंस 2000 में इसका जो शेयर प्राइस था वो था 33 रुपए के आसपास, और 2020 में इस बजाज फाइनेंस के शेयर की वैल्यू थी करीब करीब 3900 रुपए। जी दोस्तों, 3900। 33 रुपए से यह शेयर पहुंच गया कहां? यह 33 रुपए से यह शेयर पहुंच गया 3900 रुपए। यानी कि 10 साल में आपका पैसा 130 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इस शेयर में लगाए थे तो उसकी वैल्यू हो गई 1.3 करोड़।
दोस्तों 2010 बहुत पुराना नहीं है। 2010 देखते देखते निकल गया। अगर मैं कहूं 1 लाख भी नहीं, आपने 10,000 रुपए भी अगर इसमें लगाए हुए होते तो उसकी इस वक्त वैल्यू होती 13 लाख रुपया। ये पावर कहती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये आपको स्टॉक मार्केट के अलावा कोई और जगह नहीं दे सकती। इसीलिए आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपने डर से निकलना चाहिए, और आपको अवेयर होना चाहिए कि आज आपको असली फ्रीडम, जिसे मैं कहता हूं असली फ्रीडम है इकोनॉमिक फ्रीडम, वो आपको कैसे मिलेगी? सही निर्णय लेके, सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुन के। ये तो एक बजाज फाइनेंस की बात हुई। अब आप कहेंगे ऐसी कितनी कंपनियां हैं? तमाम कंपनियां ऐसी हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एमआरएफ, ग्रैन्यूल्स इंडिया, टाइटन। मैं चाहूं तो 4-5 घंटे का सिर्फ वीडियो इन कंपनीज के नाम लेने का ही बना सकता हूं दोस्तों। इतनी ज्यादा कंपनियां हैं। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ठीक ठाक कंपनी देखनी है और उसके बिजनेस मॉडल को समझ के, बहुत सारे आपके आसपास नाम होंगे, एक सही वैल्यूएशन लेवल पे आपने उस कंपनी में एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर देखिए आपकी वेल्थ कैसे बढ़ती है दोस्तों। आप उसके बाद मुझे थैंक यू जरूर लिख दें, 10 साल बाद ही लिखें, 5 साल बाद ही लिखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना जल्दी शुरू करें, इसमें किसी तरह की देरी ना करें। अब वापस बजाज फाइनेंस पे आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 33 रुपए से बढ़कर शेयर 3900 रुपए हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो गया, इसके पीछे कंपनी की परफॉर्मेंस रही। इसको सिर्फ 2 पैरामीटर में मैं आपको समझा देता हूं कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अपना जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ करी वो करी 40% से ऊपर, यानी कि 40% ईयर ऑन ईयर अपनी सेल्स को ग्रो करते चले गए बजाज। इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर मैं 1 लाख रुपया 40% की दर से 10 साल कंपाउंड करूं तो मेरे 1 लाख की वैल्यू 10 साल बाद पता कितनी होगी? करीब करीब 28 लाख रुपए। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। 7वां 8वां आश्चर्य भी बोलते हैं इसको। इस पे कभी फिर बात करेंगे। यानी कि इनकी सेल्स 40% के हिसाब से बढ़ी, और इन्होंने वक्त के साथ अपने जो मार्जिन्स हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करा, तो इनका जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कंपाउंडली बढ़ी, वो 60% के हिसाब से बढ़ी दोस्तों। यानी कि हर साल ये 60% के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते चले गए, अपने प्रॉफिट्स को नई प्रोडक्ट्स में री इन्वेस्ट करते चले गए, और ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी बन गई। तो 10 साल में दोस्तों इस कंपनी ने ये गजब कर गया। ऐसी एक कंपनी में छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपकी जिंदगी और आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी चेंज कर सकती है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स जो कि आपको ये समझा सकें कि स्टॉक मार्केट में एक आम आदमी का इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, और कैसे एक आम आदमी अपनी असली आजादी की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम के बढ़ पाएगा। इसी के साथ मैं आज यहीं पे अपने टॉपिक को एंड करता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर करें, और हां, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो जैसे अपलोड हो वो तुरंत आपके पास पहुंचे। और ऐसे ही सुनते रहिए और बढ़ते रहिए अपनी असली आजादी की तरफ। नमस्कार दोस्तों।